हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे कि ईथर में रिएक्टिविटी किस रिस्पेक्ट में होती है। देखिए, ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। ठीक है, अब क्योंकि इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होता है, तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो कि जो ईथर की रिएक्टिविटी है ये नॉर्मल OH ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट में बहुत कम होती है। ठीक है, बेसिकली ये ग्रुप इनर्ट टाइप का होता है क्योंकि यहां पे पोलैरिटी बहुत कम है। तो आप ये जनरल बात याद रख लो कि ईथर की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है और नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, बट स्पेशल कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में इनकी कुछ रिएक्शंस होती हैं और वो रिएक्शंस क्या है ये वन बाय वन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां बात करने वाले हैं कि अगर हम इसकी रिएक्शन हेलोजन के साथ कराएं, इसका हेलोजनेशन करें, तो यहां पे क्या होगा। तो फर्स्ट इज हेलोजिनेशन। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑफ ईथर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप देखो, हेलोजिनेशन जो है ये दो कंडीशन में होता है, एक डार्क में और एक लाइट में। आप देखिए यहां पे क्या होता है, और एक एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं डाइएथिल ईथर का। तो अगर हम ईथर की रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं, सपोज मैंने क्लोरीन से रिएक्शन करा दी डार्क में। ठीक है, तो डार्क में क्या होता है, एनर्जी कम होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ऑक्सीजन के एडजेसेंट जो कार्बन, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा, इसके एनर्जी यहां पे बीटा, इस साइड पे आप इसको अल्फा डैश और बीटा डैश कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है कि जब डार्क में रिएक्शन आप कराते हैं तो सिर्फ अल्फा या अल्फा डैश पोजीशन पे ही रिएक्शन होती है और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहली बार यहां पे अल्फा से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ HCl और यहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 CHCl, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, एंड CH2 CH3। इसको आप कह सकते हैं अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, अब क्या होता है, यहां पे फर्दर रिएक्शन एक बार और हो जाती है क्लोरीन की दूसरी अल्फा वाली पोजीशन पे इस साइड से, तो यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाता है HCl के फॉर्म में, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा CH3 CHCl ऑक्सीजन CHCl CH3। अब आप देखें, दिस कंपाउंड वाज अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर और ये जो कंपाउंड आपका बना है अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो उसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये रिएक्शन डार्क में करा रहे हो, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन होती है और एक एक बार रिप्लेसमेंट होके अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर एंड अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो ईथर ये कंपाउंड बन जाता है। बट अगर आप यही रिएक्शन लाइट में करा दें, ठीक है, डाइएथिल एथिल की रिएक्शन जो है आप अगर लाइट में कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लाइट में एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर आप ये लाइट में कराएंगे तो यहां पे जितनी भी हाइड्रोजन है वो सारी डिस्प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल जाएगा CCl3, सारे हाइड्रोजन यहां से हट गए, CCl2O CCl2 CCl3, इसको बोलते हैं पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। ठीक है, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, और सारी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती हैं तो ये 10HCl यहां पे निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिएक्शन डार्क में करा रहे हैं तो सिर्फ अल्फा पोजीशन पे यहां डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर आप लाइट में करा रहे हैं जहां एनर्जी ज्यादा है तो उसकी सारी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाती है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई ईथर के हेलोजिनेशन की, डार्क में अलग प्रोडक्ट है, लाइट में अलग प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो बच्चे, अगर आप इसका जो है हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड के अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने HCl HBr या HI किसी की रिएक्शन कराई, तो सपोज मैंने यहां पे HI का रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, या हटा दो, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, HX के साथ आपको रिएक्शन करानी है, तो मैंने यहां पे ले लिया सपोज हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, तो अब यहां पे आपने क्या ध्यान रखना, देखो जो ईथर मैंने लिया है इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप लगा है, इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। तो यहां पे कोई इशू नहीं है, आप ये बॉन्ड आराम से ब्रेक कर दीजिए, किसी भी तरफ हाइड्रोजन किसी भी तरफ आयोडीन लगा दे, कोई इशू नहीं। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन इधर लगा दिया और आयोडीन इधर लगा दिया, तो इस साइड का प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल और इस साइड का बन जाएगा आयोडोइथेन, ये वाला, दिस विल बी आयोडोइथेन, रटना नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएगा C2H5OH प्लस C2H5I, क्योंकि सिमेट्रिकल ईथर था तो यहां पे अकॉर्डिंगली आपने आराम से प्रोडक्ट बना लिया। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कहीं पे अनसिमेट्रिकल ईथर आ जाता है जहां पे
ऑक्सीजन के दोनों साइड में अलग अलग टाइप का ग्रुप लगाए और इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोजन एसिड से करा दी। ठीक है, तो एक छोटी सी बात याद रखना कि जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है जनरली ये हैलाइड बना लेता है। ठीक है, जो छोटा वाला ग्रुप है ये हाइलाइट बनाता है। तो बॉन्ड आपको इस तरीके से ब्रेक करना होगा कि बड़ा वाला पार्ट अल्कोहल बना लेगा और छोटा वाला पार्ट हाइलाइट बना लेगा। तो ये आ जाएगा आपका हाइलाइट मतलब आयोडोमीथेन और ये पार्ट बन जाएगा एथेनॉल। तो यहां पे प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एथेनॉल प्लस आयोडोमीथेन। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो छोटा वाला पार्ट हाइलाइट बनाएगा, बड़ा वाला पार्ट अल्कोहल बनाएगा। ये जनरल सी बात है, ध्यान रखनी है आपको। यहां पे एक कंडीशन ये होगी। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आप हाइड्रोजन एसिड के साथ कराते हैं कोल्ड में तो इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बट आपने ईथर की रिएक्शन कराई है हाइड्रोजन एसिड के साथ, इसको गर्म कर दिया प्रोडक्ट मतलब HI को एक्सेस में लिया और उसको हीट कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन एसिड को एक्सेस में लेना है और इसको हीट कर देना है। ये दूसरी कंडीशन हो गई, एक कोल्ड में थी और ये हॉट में है मतलब गर्म करने पे है। ठीक है, तो यहां पे डिफरेंस क्या आएगा, जब आप इसको हीट करेंगे और एक्सेस में लेंगे तो यहां पे हाइड्रोजन एसिड का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और ऑक्सीजन के दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो उल्टा नहीं है, आराम से समझो, दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। एक आपका HI ऐसे आप लिख लो और दूसरा HI आप ऐसे लिख लो जैसा मैंने लिखा है। तो इस साइड पे आपका आयोडो एल्केन आ जाएगा, इस साइड पे आपका आयोडो एल्केन आ जाएगा और बीच में क्या निकल गया, H2O, वाटर निकल गया। तो कुल मिला के यहां पे आपको मिलने वाला है आयोडो इथेन 2 मॉलिक्यूल और एक वाटर निकल जाएगा। इसको बिल्कुल रखने वाली चीज नहीं है। एक और सिंपल सा एग्जांपल इसी के जैसा है, ये मॉलिक्यूल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इस पे आप HI का रिएक्शन कराते हैं एक्सेस में, ठीक है, तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, दोनों साइड से आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं। ठीक है, HI और HI ये ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो वाटर के फॉर्म में निकल गया और इस कार्बन पे आयोडीन लग जाएगा। तो यहां पे आप देखिए जितने कॉर्नर होते हैं वो कार्बन होता है बॉन्ड लाइन रोटेशन में, तो 4 कार्बन हो गए। तो ये आपका मिल जाएगा ऐसे, रटना नहीं, यहां पे आयोडीन लग गया, यहां पे आयोडीन लग गया। अगर आप इसकी नंबरिंग कर दे बच्चा तो दिस इज 1,4 डाई आयोडोब्यूटेन। ठीक है, और बीच में वाटर निकल गया, ये वाटर निकल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और कई सारी बुक्स में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन कोल्ड में कराते हैं तो एक मॉलिक्यूल अल्कोहल बनाता है, दूसरा मॉलिक्यूल हैलाइड बनाता है। अब ये ध्यान रखना कि अगर अनसिमेट्रिकल है तो छोटा वाला हैलाइड बनाएगा, बड़ा वाला अल्कोहल बनाएगा। अगर आप एक्सेस में लेते हैं हाइड्रोजन एसिड तो दोनों पार्ट हैलाइड बनाते हैं और ऑक्सीजन वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। बड़ी सिंपल सी चीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद अगर आप ईथर्स की हाइड्रोलिसिस कर दें, देखो व्हाट विल बी देयर। अगर आप ईथर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं, समझिए बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, इसके अंदर रखना ऐसा कुछ नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड वेरी कॉमन आल्सो। तो आपको ईथर को बस पानी के साथ उबालना है। ठीक है, इसको आप पानी के साथ बॉयल कर दो, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। तो कुछ नहीं होना है, ऑक्सीजन के दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, वाटर हमारे पास है ही है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है भाई, हम इसको ऐसे लगा लेते हैं HOH। ठीक है, आप देखिए ये वाला पार्ट भी आपका अल्कोहल बन गया और इधर वाला पार्ट भी अल्कोहल बन गया। अगर आप इसको डैश कर लो तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एल्कोहल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल कोई रटने वाली चीज नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे डाई एथिल ईथर लिया है, डाई एथिल ईथर इसलिए ले रहा हूं कि मोस्टली ये बड़ा कॉमन सा एग्जांपल, यही मिलता भी है। ठीक है, सिलेबस में भी यही है। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर यहां भी सेम लॉजिक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, OH इधर H इधर, तो C2H5OH एथेनॉल एंड C2H5OH, अल्टीमेटली यू विल गेट द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी इसके अंदर याद नहीं करना आपको। तो जब भी आप ईथर्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड से जो रिएक्शन है ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है, अलग अलग फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कैसे होती है। तो ये जो H2SO4 है इसकी रिएक्शन को आप समझना है, बहुत ध्यान से समझना है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ईथर्स कैसे रिएक्शन करते हैं। तो यहां पे हम पहली कंडीशन लेते हैं इसकी कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या बोलते हैं ईथर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो हमने कोई ईथर लिया, लेट हमने यहां पे ले लिया डाई एथिल ईथर
और इसको हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करेंगे। तो डाइल्यूट एसिड में पानी होता है और जनरली क्या होता है, ईथर के मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो अगर आपने यहां पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर, ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, बेसिकली इस मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जैसा मैंने बोला था यहां पे आपको अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, एथेनॉल बन गया यहां पे, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। जब आपने ईथर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो क्या हो गया, ईथर मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस हो गई। नेक्स्ट आप देख लो, अगर आप डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर ले, ठीक है, और ठंडे में, कोल्ड में, ठीक है, अगर आप ईथर की रिएक्शन करा दो, ईथर की रिएक्शन आप करा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ठंडे में, कोल्ड में, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। एक यहां पे आपको सॉल्ट मिल जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो यहां पे आके जुड़ जाता है इस तरीके से, एक टाइप का ऑक्सोनियम सॉल्ट बन जाता है। तो ये बन जाएगा डाइएथिल ईथर ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये एक सॉल्ट बन गया यहां पे, आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा है। H2SO4 को अगर हम ब्रेक कर दें तो H और HSO4 बनता है, H प्लस HSO4 माइनस, तो ये वाला H प्लस यहां पे जुड़ जाता है एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इस पॉजिटिव केटायन के साथ यहां पे लग जाएगा HSO4 माइनस, ठीक है। तो एक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कोल्ड यानी ठंडे में कराते हैं। और यहीं पे अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गर्म कर दिया, ठीक है, आपने ईथर का मॉलिक्यूल लिया और इसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और यहां पे आपने हीट कर दिया, तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड वैसे ही ब्रेक होता है। आप देखिए ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, H इधर आ गया और HSO4 इधर आ गया, तो एक पार्ट इसका बना लेगा अल्कोहल और दूसरा पार्ट एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। तो ये बन गया आपका अल्कोहल वाला मॉलिक्यूल C2H5OH और दूसरा बन जाएगा C2H5HSO4, इसको बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये आपका बन गया एथेनॉल। यहां पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट एक्सेस में ले लें, ज्यादा ले लें, तो ये जो मॉलिक्यूल है क्या बोलते हैं एथेनॉल वाला, ये भी हाइड्रोजन सल्फेट टाइप का सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। तो अगर आप एक्सेस में ले लोगे तो आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ही यहां पे मिलेगा या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट ही मिलेगा, जैसा एल्किल आप यहां पे ले लेंगे, ठीक है। तो कोई रटने वाली चीज नहीं है। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अंडर प्रेशर इसको गर्म करा तब क्या होगा, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक लिया ठंडे में तो ऑक्सोनियम टाइप का सॉल्ट बन जाता है, तब क्या होगा, और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म कर दिया तो अल्कोहल का मॉलिक्यूल और एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में ली हुई है तो आपको अल्टीमेटली एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ही मिलेगा। एक इसको समझ लो कैसे बनता है। तो जैसे मान लो आपने ये ले लिया ROR, कोई ईथर है और आपने इसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक्सेस में ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो एक्सेस के अंदर क्या होता है, दोनों तरफ से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो H और HSO4, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H और HSO4 ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो दोनों तरफ से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। अब R की जगह जो भी तुम ग्रुप लगा लो, C2H5CH जो मन करे लगा लो, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा लो, ठीक है। तो दोनों साइड पे आपको क्या मिल गया, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और ऑक्सीजन क्या हो गया, वाटर के फॉर्म में निकल गया। ये तब बनेगा जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस में लिया हुआ है इन द सेम रिएक्शन। तो आई थिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो अलग अलग कंडीशन में रिएक्शंस हो रही हैं, ये वाला पार्ट आपको क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट रिएक्शन में। अगर आप ईथर का कंबशन करा दें, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, उनके कंबशन पे 2 ही प्रोडक्ट बनता है, CO2 एंड H2O। तो उसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने कोई ईथर का मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, जैसे मैं यहां पे ले लूं डाइएथिल ईथर, अगर इस मॉलिक्यूल का मैं कंबशन करा दूं, कंबशन का मतलब बर्निंग इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, आराम से उसको जला दीजिए खुले में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको मिलने वाला है CO2 एंड H2। ये जनरल सी बात है, आपको याद रखनी है कि आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो,
अगर आप उसका कंबशन करते हैं, उसको जलाते हैं, तो आपको CO2 और H2O ही मिलेगा। ठीक है, इसको आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं। 4 कार्बन है तो 4 CO2 निकल जाएगा और ये 10 हाइड्रोजन हो गए। 10 हाइड्रोजन का मतलब 5 H2O। ठीक है, अब इधर ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम कर लिया आपने? 8 और 13, एक यहां पे हो गया, 6 यहां लगा दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई तुम्हारी। तो अगर आप ईथर का कंबशन करते हैं तो आपको CO2 और H2O मिल जाएगा। कुछ भी रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, तो कंबशन के बाद नेक्स्ट पार्ट देख लो बच्चे, रिएक्शन विद PCl5। अगर आप ईथर्स की रिएक्शन PCl5 से करा दें तब यहां पे क्या होगा? आप देखिए, ईथर्स की रिएक्शन PCl5 से, बिल्कुल उसमें भी रटने वाली बात नहीं है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ से ऐसे बॉन्ड उड़ा दो, 5 क्लोरीन में से एक एक दोनों तरफ लगा दो, जो 3 बची हैं फास्फोरस और 3 क्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ मिलकर POCl3 बना लेंगे। तो आपको 2 मॉलिक्यूल यहां पे मिल जाएगा क्लोरोइथेन का। ठीक है, अगर जो भी आपने अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है, प्लस POCl3। सिंपल, रटना ही नहीं है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी ईथर की। ठीक है ना, तो जब भी आप ईथर को PCl5 से ट्रीट करोगे तो आपको क्लोरो एल्केन मिल जाएगा या एल्किल हैलाइड टाइप का एक प्रोडक्ट यहां पे मिल जाएगा, साथ में POCl3 एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें से निकल जाएगा। नेक्स्ट आप देख लो बच्चे, इसके बाद हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं, ईथर की रिएक्शन हम करा देते हैं नेक्स्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड क्लोराइड के साथ। तो ये आपका ईथर का मॉलिक्यूल हो गया ROR-, ये मॉलिक्यूल किसका हो गया? ईथर का। और इसकी रिएक्शन आप करा दो एसिड क्लोराइड यानी RCOCl के साथ, इसके साथ करा दो, ये आपका एसिड क्लोराइड है। ठीक है, रटना नहीं, रटने वाला इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रटने वाली कोई चीज नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक मॉलिक्यूल तो बचा, ये निकल गया आपका एल्किल हैलाइड, सिंपल। बाकी ये वाला पार्ट इसमें लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ईस्टर मिल जाएगा। तो RCOOR, ये तो बन गया आपका ईस्टर, और प्लस R-Cl, ये बन गया एल्किल हैलाइड। कुछ भी रटना नहीं इसके अंदर। तो जैसे ही आप इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराओगे या एसिड हैलाइड से कराओगे, आपको ईस्टर मिल जाएगा। और एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे हम लोग ले भी लेते हैं। यहां पे हमने डाईएथिल ईथर की रिएक्शन करा दी है एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एथेनोइल क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला, ये निकल गया आपका इथाइल क्लोराइड एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका ईस्टर बना लेगा। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे इथाइल एसीटेट, इसमें कुछ भी रटना नहीं बचे, और प्लस इथाइल क्लोराइड यहाँ पे, ये आपका बन गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, और साथ में क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड एज अ बाई प्रोडक्ट इसके अंदर से निकल गया। ठीक है, तो ये तो रिएक्शन हो गई एसिड हैलाइड के साथ। और एक लास्ट पार्ट इसमें एलिफेटिक वाले पार्ट पे आप देख लें कि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर दें, ईथर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऑक्सीडेशन करने पे क्या होता है, देखिए आप याद रखें, अगर ईथर का एयर ऑक्सीडेशन कर दें तो पेरोक्साइड बनता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आप ईथर का एयर ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब हवा के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, समझिए बात को, एयर ऑक्सीडेशन और हो भी जाता है, आप एयर की कांटेक्ट में तो आएगा ही ना ईथर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना लेता है पेरोक्साइड। आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड के बारे में कुछ चीजें आपको समझनी है। ये जो पेरोक्साइड यहां पे बना है ना, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। इवन अगर थोड़ी क्वांटिटी में भी बना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम भी है, तब भी ये बहुत एक्सप्लोसिव है। इसलिए कॉमन सी चीज ये होती है कि जब भी आप ईथर का कोई ओल्ड सैंपल ट्रीट कर रहे हो, तो ये जरूरी है कि आप उसको पहले वॉश कर लें, प्यूरिफाई कर लें, ताकि उसमें पेरोक्साइड का कंटेंट ना हो। पता लगा रिएक्शन कराने गए, आग लगा लिए, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसका रीजन क्या है कि भाई पेरोक्साइड बनेगा ही बनेगा ना, आप कितना उसको एयर टाइट थोड़ी ना कर देंगे वैक्यूम में रख के, कहीं ना कहीं एयर कांटेक्ट तो हो, कहीं सनलाइट तो उसको मिलेगी ही ना। तो पेरोक्साइड बनने की चांसेस तो उसके अंदर ही हैं, पेरोक्साइड तो उसके अंदर बनेगा ही। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने डाईएथिल ईथर का या ईथर का सैंपल लिया, उसके अंदर पेरोक्साइड बन गया, तो जरूरी ये है कि अगर पेरोक्साइड बना है, आपके पास कोई ओल्ड सैंपल है, बना है नहीं बना वो बात की बात है, लेकिन बेहतर ये है कि ओल्ड सैंपल को आप प्यूरिफाई कर लें। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर्स आर प्यूरिफाइड बिफोर यूज। ठीक है, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ओल्ड सैंपल में पेरोक्साइड बनने की चांसेस होते हैं, और पेरोक्साइड एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, इवन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में भी बहुत एक्सप्लोसिव होता है।
तो जरूरी ये है कि अगर पेरोक्साइड आप ये ओल्ड सैंपल है तो आप उसको प्यूरिफाई कर लें। और उसका सबसे जो बढ़िया तरीका है, आप इसको फेरस सॉल्ट वाला जो सोल्यूशन है उसके साथ प्यूरिफाई कर लें। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेरोक्साइड को अल्कोहल में चेंज कर देगा। मैंने क्या बोला, फेरस सॉल्ट के सोल्यूशन के साथ आप पेरोक्साइड को ट्रीट कर दें, इथर जो ओल्ड सैंपल उसको ट्रीट कर दें, तो जो पेरोक्साइड है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, तो एक्सप्लोजन वाली कोई चांसेस ही नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखो कि जब भी आप ईथर्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, एयर ऑक्सीडेशन सनलाइट के साथ, तो पेरोक्साइड बना लेगा। पेरोक्साइड इज हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। दूसरा, अगर ईथर को आपको ट्रीट करना है, ओल्ड सैंपल है, पुराना है, तो उसको प्यूरिफाई करना है। रीजन इज पेरोक्साइड है, उसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, तो उसको हम प्यूरिफाई कर लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ओल्ड सैंपल्स ऑफ ईथर प्यूरिफाइड बिफोर यूज। तो रीजन ये है कि पेरोक्साइड बना है, उसको हमें वॉश करना है, क्लियर करना है। कैसे करते हैं, हमें फेरस सॉल्ट का एक सोल्यूशन लेना है, उसके साथ इसको ट्रीट करना है ताकि ये प्यूरिफाई हो जाए। वो करेगा क्या, इस पेरोक्साइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, तो चांस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने डिस्कस की, दिस इज ऑल अबाउट द एलिफैटिक ईथर्स। अब एक छोटी सी डिस्कशन है लास्ट में, अगर आपके पास कोई एरोमेटिक ईथर है, देन हाउ विल यू ट्रीट दैट, उसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं यहां पे लूंगा, एनिसॉल का। एरोमेटिक ईथर है, इसको आप मेथॉक्सीबेंजीन भी बोल सकते हैं, कॉमन नेम इसका एनिसॉल है। ठीक है, एनिसॉल कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे मोहल्ले के जो लड़के होते हैं ना, उनके कॉमन नेम से बुलाया जाता है। कई बार तो मोहल्ले वाले लड़कों को सरकारी नाम पता ही नहीं होता, स्कूल में क्या नाम लिखा है। मोहल्ले में सब मोनू भैया कहते हैं, तो मोनू भैया मालूम है, सरकारी नाम पता ही नहीं है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, एक्चुअली दिस इज मेथॉक्सीबेंजीन, इसका कॉमन नेम है एनिसॉल। और मोस्टली आप देखोगे रिएक्शन एनिसॉल के नाम से ही होती है। तो पहला पॉइंट तो आप ये समझ लो कि ये जो OCH3 ग्रुप लगा है या जो OR ग्रुप लगा है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कैसा है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मतलब अगर आप इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होगी। और दूसरा क्या है कि ये रिंग एक्टिवेटर है। दो बातें याद रखनी है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और रिंग एक्टिवेटर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड में होती हैं, जो बेंजीन के रिंग पे होती हैं, इनमें बेसिकली 5 तरीके की रिएक्शंस हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो बड़ी सिंपल सी है, 2 मिनट में आप देख लो सारी चीजें। आप देखो, रटना कुछ भी नहीं बचे, आप लॉजिक समझेंगे जल्दी आप समझ पाएंगे उसको। ठीक है, तो अगर हम इसका हेलोजिनेशन कर दें, ठीक है, हमने इसको ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर दिया, तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, एक्चुअली रिंग एक्टिवेटर है। तो आप देखेंगे कि जितनी ऑर्थो पैरा पोजीशन है, ये सब पे रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, और ये बना लेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल। क्या बना लेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसॉल। रीजन क्या होता है कि रिंग एक्टिवेटर है, तो रिएक्शन ऑब्वियसली फास्ट हो रही है, ये सारी पोजीशन पे रिएक्शन कर लेते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाए, ठीक है, तो स्लो करने का मतलब क्या हुआ कि आप इसमें एक नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर दीजिए। अगर ये सेम रिएक्शन आप कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराएंगे, भाई ये पोलर ग्रुप होता है, ये नॉन पोलर है, तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है। और इस कंडीशन में आपको ऑर्थो एंड पैरा अलग अलग मिल जाएगा। तो ये आपको ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल एंड पैरा ब्रोमो एनिसॉल, ये दोनों मिल जाते हैं अलग अलग। ठीक है, CH3 Br, राइटिंग तो भाई माशाल्लाह है। ठीक है, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल बन गया, ये पैरा ब्रोमो एनिसॉल बन गया। देखो रटना कुछ भी नहीं है, मैंने बोला था ना, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अब रिएक्टिविटी ज्यादा थी, आपने हेलोजन कैरियर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई थी, तो सारी ऑर्थो पैरा पे हो गई। लेकिन अगर आप यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लेंगे तो फिर ये ऑर्थो पैरा अलग अलग बना लेगा। सिमिलरली अगर आप इसका नाइट्रेशन कर दें, नाइट्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। ठीक है, इसको नाइट्रेटेड मिक्सचर भी बोलते हैं। तो यहां पे आपको ऑर्थो एंड पैरा वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चा, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल बन गया, ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल बन गया, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो सबसे मजेदार बात यह कि आपको यहाँ पे रटना कुछ भी नहीं है। नाइट्रेशन में एनोडो ग्रुप लगता है, तो आपने एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार पैरा पे लगा दिया, दैट्स इट। कुछ भी इसमें आपको अलग से रट्टा नहीं मारना है। अगर आप इस एनिसॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें, तो सेम लॉजिक है, ऑर्थो पैरा पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, आप देखिए, देखो सबसे मजेदार बात क्या है, आपको रटना नहीं है, ऑर्थो पे लगा दिया SO3H, ठीक है, और फिर पैरा पे लगा दिया SO3H, सिंपल सी बात है, पैरा पे लगा दिया SO3H। तो यहां पे क्या हो गया, आप देखिए जरा ध्यान से,
कि ये, अब इसका नाम कैसे करोगे, ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये ऑर्थो मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो मैं बोलता हूं ध्यान से समझिए करो, लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है। एंड दिस इज पैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, लास्ट के दो छोटे छोटे रिएक्शंस और सी हैं। अगर आप इसका एल्काइलेशन कर लो बच्चे, ठीक है, एल्काइलेशन मतलब एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करानी है, तो मैंने मिथाइल क्लोराइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है ये। तो यहां पे ऑर्थो पैरा पे आपको एल्काइल ग्रुप लगा देना बिना कुछ भी रटे। ठीक है, आप देखो OCH3 मैंने यहां पे ऑर्थो पे CH3 लगा दिया और यहां पे पैरा पे लगा दिया, बिल्कुल कोई भी आपको एक लाइन में याद नहीं करनी अलग से। ठीक है, एल्काइलेशन में ऑर्थो और पैरा पे हमने मिथाइल ग्रुप यहां पे लगा दिया। एंड द लास्ट इज एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हमने करानी होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और ये दोनों रिएक्शन जो हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर आती हैं। तो यहां भी सेम लॉजिक है, ऑर्थो पैरा पे एसिटाइल ग्रुप आके लग जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, देखिए ऑर्थो पे हमने क्या लगा दिया, COCH3 का ग्रुप, और यहां पे पैरा पे लगा दिया COCH3 का ग्रुप। ठीक है, अब आप देखो ऑर्थो मेथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन, ये बन गया आपको। तो आपको कोई भी रिएक्शंस यहां पे याद नहीं करनी है। बेसिक लॉजिक मैंने क्या बोला था कि जो एरोमेटिक ईथर आपने लिया है, एनिसॉल लिया है, इसके अंदर जो ये OR ग्रुप है, एल्कोक्सी ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और रिंग एक्टिवेटर है, ये बात याद रखनी है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी कराओगे तो ऑर्थो और पैरा पे होगी। तो हेलोजनेशन मैंने करा दिया हेलोजन कैरियर के साथ, तो सारी पोजीशन पे होगी, एक अलग सी बात होगी। अगर आप इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ करा रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो ऑर्थो पैरा अलग अलग बनेगा। नाइट्रेशन अगर करा रहे हैं तो यहां भी ऑर्थो एंड पैरा बन गया। सल्फोनेशन करा रहे हैं तो यहां भी ऑर्थो एंड पैरा बन गया। एल्काइलेशन करा रहे हैं तो यहां भी ऑर्थो पैरा बन गया, और एसाइलेशन करा रहे हैं तो यहां भी ऑर्थो एंड पैरा बन गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो मैंने ऑर्गेनिक के दो चैप्टर यहां पे कवर कर लिए हैं, हेलो एल्केन, हेलोरीन एंड एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे लाइव क्लासेस में। थैंक यू।